हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर बच्चों। तो क्लास 11th एमसीक्यू सीरीज चल रही है। आई होप आपको मजा आ रहा होगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड यूटिलिटी एंड इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर क्या दे रखा है? हु गेव द कार्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। तो सबसे पहले कार्डिनल का मतलब क्या होता है? जब यूटिलिटी को नंबर में मेजर कर सकते हो उसे हम कार्डिनल यूटिलिटी बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ए मार्शल, बी पिगो, सी हिक्स या फिर डी सैमुअल्सन। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? और मेरे पास जो आंसर आया बिल्कुल सही आंसर आया, पहली बार में सही आंसर आ गया। आप भी वीडियो को पॉज करें, दिमाग लगाएं अगर आपको अभी तक नहीं आया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए फॉर अकल, ए फॉर अनार, ए फॉर अनाड़ी। मतलब मार्शल जी ने कॉन्सेप्ट दिया था यूटिलिटी का। ये चीज क्लियर हो गया? ओके, वो भी कार्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट दिया था। मतलब कि हम यूटिलिटी को, सेटिस्फेक्शन को नंबर में मेजर कर सकते हैं। ओके, अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ओहो, ये तो फॉर्मूला निकला। तो बताइए बच्चों, हाउ वी कैलकुलेट मार्जिनल यूटिलिटी? ए डेल्टा टोटल यूटिलिटी अपॉन डेल्टा क्वांटिटी, बी डेल्टा एमयू अपॉन डेल्टा क्यू, सी डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टीयू या फिर डी डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एमयू। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी। अगर आपको फॉर्मूला आता होगा तो आपका आंसर एकदम करेक्ट होगा। यहाँ पे कोई तुक्के मारने वाली चीज नहीं लग सकती, या तुक्के मारने वाली चीज ही लगेगी। ठीक है, तो मेरे पास आंसर काफी सारे आंसर आए हैं। ठीक है, एक का आंसर आया है ए, एक का आंसर आया बी, एक का आंसर आया से चारों में से कोई ना कोई तो एक होगा। लेकिन जिसने बोला है ए टोटल यूटिलिटी, डेल्टा टोटल यूटिलिटी अपॉन डेल्टा क्वांटिटी इज द राइट आंसर, उस लड़की की बुद्धि बहुत तेज है जिसने भी आंसर ए दिया होगा या दिया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ओके, अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 तो बहुत ही सिंपल है। When TU become maximum, MU is. When total utility become maximum, MU is positive, negative, zero या फिर none of these। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है, मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होती है? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या फिर नन ऑफ दीज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसको याद करने का सबसे सिंपल तरीका है, पूरी इकोनॉमिक्स के अंदर, पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, जब जब ये टोटल वर्ड मैक्सिमम होगा, आई रिपीट, जब जब ये टोटल वर्ड मैक्सिमम होगा, मार्जिनल वर्ड हमेशा जीरो होगा। ध्यान रखिएगा, पूरी इकोनॉमिक्स के अंदर, चाहे मैं टोटल कॉस्ट की बात करूं, टोटल प्रोडक्ट की बात करूं और टोटल यूटिलिटी की बात करूं, किसी भी चीज की बात करूं, जब जब टोटल मैक्सिमम होगा, मार्जिनल हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जीरो। When total utility become maximum, marginal utility is zero। ये चीज समझ में आ गई? ओके, अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। जरा रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है? Which of the following statement is true? नीचे दिए गए बातों में से कौन सी बात सत्य है, सही है या करेक्ट है? TU increases till MU is positive, TU is a maximum when MU is equals to zero, TU declines when MU is negative या फिर all of these। यहाँ पे जो भी पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी दे रखा है। तो बताइए इन चारों में से कौन सी बातें सत्य हैं? ए, बी, सी या फिर चारों? तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? और मेरे पास जो आंसर आ रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आया। इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है डी, ऑल ऑफ दीज। ये रिलेशन है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में। जब जब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होती है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है। जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाती है, टीयू अपने मैक्सिमम पॉइंट पर होता है। और जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है तब टीयू भी गिरना चालू कर देता है। तो ये चारों पॉइंट बिल्कुल सही है, मतलब इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज। आई होप इसका आपको समझ में आ गया होगा लॉजिक। आपको डायग्राम भी इसका आना चाहिए, जस्ट बिकॉज एग्जाम में अगर आपको डायग्राम बनाना आ गया, माइंड में डायग्राम छप गया, तो आप कोई सा भी एमसीक्यू क्रैक कर सकते हैं। ओके, अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, कॉनकेव टू द ओरिजिन, बोथ ए एंड बी आर ट्रू या फिर ऑल ऑफ दीज, मतलब सभी गलत हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इंडिफरेंस कर्व नॉर्मली क्या होता है? कॉन्वेक्स होता है, कॉनकेव होता है, कुछ भी हो सकता है या कुछ भी नहीं होता है।
तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो मेरे पास जो आंसर आया है वो बिल्कुल गलत आंसर आया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है, बच्चों आप जो 11th में हो बिल्कुल से आपने गेस किया, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। जो इंडिफरेंस कब होता है वो क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। बिल्कुल सही आंसर आया है बच्चों का, कुछ का गलत आया कुछ का सही आया, ठीक है। आई होप आपको पता होगा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों होता है, ठीक है। इसका रीजन ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि why indifference curve is convex to the origin। तो इसका लॉजिक याद रखना कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है वो डिक्रीजिंग होता है, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने क्या बोला है वो कृपया जाके माइक्रो की बुक उठाएं और पढ़ना फिर से चालू कर दें, क्योंकि आपको रिवीजन की सख्त जरूरत है। अब बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 इज द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। The ability of satisfying human wants in a good is called its productivity, satisfaction, utility या फिर profitability। I repeat, the ability of satisfying human goods in a मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा एक्साइटमेंट में। The ability of satisfying human want in a good is called its प्रोडक्टिविटी, सेटिस्फेक्शन, यूटिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, आपको चित्तर पढ़ने चाहिए। अगर आपको इसका आंसर नहीं आ रहा हो तो वो चपेड़ पढ़ने चाहिए, चार्टे पढ़ने चाहिए, कुछ भी पढ़ना चाहिए। आप उसका आंसर गलत बता रहे, बिकॉज इसका करेक्ट आंसर है सी फॉर यूटिलिटी। क्लियर, ओके। अब बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है जरा हमारी स्क्रीन पर लाया जाए। ओहो, ये अलग सा क्वेश्चन है। Law of equimarginal utility is called, I repeat, law of equimarginal utility is called law of increasing utility, law of diminishing utility, law of substitution या फिर none of these। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। ओके, मेरे पास आंसर आए हैं, भले तुक्के लगे लेकिन आंसर बिल्कुल सही लगे हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसको हम लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी को लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जस्ट बिकॉज बच्चे काफी ज्यादा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, या तो कुछ को तो पता ही नहीं होता है कि लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी क्या है या फिर लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ओके, अब बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और बहुत ही तेजी से आपके हो जाने चाहिए। जितनी तेजी से हम डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम में उतनी ही तेजी से आपके होने चाहिए, ठीक है। और ऐसा करने के लिए आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्या दे रखा है, द एडिशन ऑफ यूटिलिटीज obtained from all units of a good is called, the addition of utilities obtained from all units of a good is called मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन या फिर एडिशनल यूटिलिटी। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वह ऑप्शन नंबर बी, टोटल यूटिलिटी। क्योंकि यहां पर बात हो रहा है एडिशन ऑफ यूटिलिटीज की। सारी यूटिलिटीज को जब हम जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो टोटल यूटिलिटी बन जाता है। इस चीज का ध्यान रखना। और जब भी हम एडिशनल की बात करते हैं तब मार्जिनल वर्ड आता है, और जब हम सबका एडिशन कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं, तो वो टोटल यूटिलिटी कहलाता है। ओके, ये चीज क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। चलो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब सब कुछ खाने के बाद जितना भी टोटल सेटिस्फेक्शन मिलता है उसे हम टोटल यूटिलिटी बोलते हैं, और एडिशनल यूनिट से जो भी सेटिस्फेक्शन मिलता है उसे हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। क्लियर, ओके। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। Who propounded the ordinal utility theory? Who propounded the ordinal utility theory? कि ऑर्डिनल यूटिलिटी कहने का मतलब है यूटिलिटी को हम रैंक कर सकते हैं कम या ज्यादा, वो किसने बताया था? मार्शल, पिगो, हिग्स एंड एलन या फिर रिकार्डो। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो मेरे पास जो आंसर आ रहे हैं मैं तो चेक कर ही रहा हूं, आप भी लॉजिक लगा लो। तो मेरे पास जो आंसर आया है बिल्कुल सही आंसर आया है। इसका करेक्ट आंसर है सी, हिग्स एंड एलन। बिल्कुल सही, ठीक है। ध्यान रखना, तुक्के मत मारना, ये दो नाम है याद कर लेना। कार्डिनल वाला मार्शल ने किया था, ऑर्डिनल वाला किसने किया था, हिग्स ने किया था, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। अब बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि हमारी स्क्रीन पर ऑलरेडी दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है,
कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टेक्स एट अ पॉइंट वेयर, क्या दे रखा है बच्चों, मैं ऊपर कर देता हूं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टेक्स एट अ पॉइंट वेयर मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू प्राइस, मार्जिनल यूटिलिटी इज लेस देन प्राइस, मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन प्राइस, या फिर नन ऑफ दीस। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मेरे पास आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं और बच्चे सुर लगा रहे हैं। सुर क्या है, ऐसा करके सुर लगा रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर ए, mu इज इक्वल्स टू प्राइस। ये चीज क्लियर हो गई, ओके। अब ये बता देता हूं ये है क्यों, यही सिचुएशन क्यों होती है। देखो जब जब आपको यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है प्राइस के मुकाबले आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो आप क्या बोलोगे, भैया मजा आ रहा है, पैसे कम लग रहे हैं और मजा ज्यादा आ रहा है, तो आप क्या करोगे, बिल्कुल सही, आप खर्च करोगे। जब आपको लगेगा नहीं यार पैसे ज्यादा खर्च हो रहे लेकिन मजा नहीं आ रहा, सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा, तब आप कंज्यूम नहीं करोगे। ये चीज क्लियर हो गया। और जब आपका सेटिस्फेक्शन प्राइस के बराबर आ जाता है उसके बाद आप आगे नहीं जाते हो, ठीक है। तो तीन स्टेजेस होती है, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन। आई रिपीट, तीन स्टेजेस होती है, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन। ग्रेटर देन में मजा आ रहा है, खरीदोगे। इक्वल टू में बराबर का आ रहा है, खरीदोगे। लेकिन लेस देन में सेटिस्फेक्शन कम मिलेगा, नहीं खरीदोगे। तो कहां रुक जाओगे, इक्वल टू पे रुक जाओगे। तो इसका करेक्ट आंसर है when mu is equals to price then consumer will be at equilibrium। लॉजिक क्लियर, ओके। तो आगे बढ़ेंगे और रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्या दे रखा है जरा रीड करेंगे। when marginal utility is negative then total utility is maximum, start decreasing, इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, या फिर नन ऑफ दीस। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है, जीरो से नीचे हो जाती है, तब टोटल यूटिलिटी का क्या रिएक्शन होता है, वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पर होती है, गिरना चालू हो जाती है, या फिर इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट हो जाता है, या फिर कुछ भी नहीं होता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मेरे पास जो आंसर आए बड़े अजीब अजीब से आंसर आए, लेकिन जो करेक्ट आंसर आया है वो है ऑप्शन नंबर बी, स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। बिल्कुल सही आंसर। जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होता है तब जो टोटल यूटिलिटी होती है वो गिरना चालू हो जाती है। ये क्लियर हो गया। और जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है तब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। बहुत बढ़िया कृषिका, आपका आंसर बिल्कुल सही। अब बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। ये इंटरेस्टिंग है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। और इंपॉर्टेंट मार्क कहां करोगे, इस पेपर पे करोगे, इस पीडीएफ पे करोगे। और ये पीडीएफ आपको कहां मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। आपको टेलीग्राम पर जाना पड़ेगा, सर्च बार में डालना पड़ेगा हेडमास्टर सक्षम कत्याल, आपको वहां पे चैनल मिल जाएगा। आप उसको ज्वाइन कीजिए, आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, इकोनॉमिक्स की, अकाउंट्स की, बिजनेस स्टडीज की, ओके। और इसके साथ साथ आपको क्या करना चाहिए, आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, आप मेरे पर्सनल नंबर में मैसेज भी कर सकते हैं, आपको टाइमली रिप्लाई भी मिल जाएंगे। तो रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्या दे रखा है। एज द कंज्यूमर हैज मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, इट्स टोटल यूटिलिटी फ्रॉम द कमोडिटी increases less in proportion, reaches a maximum, then falls. Increases less than in proportion and then falls. Increases more than in proportion and then reaches a maximum, false, become zero and then negative। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। जब कंज्यूमर ज्यादा कमोडिटी को कंज्यूम करता है तब टोटल यूटिलिटी क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, मैक्सिमम होती है फिर गिर जाती है, धीरे धीरे बढ़ती है फिर गिरती है, तेजी से बढ़ती है और मैक्सिमम पर आकर रुक जाती है, या फिर गिरती है, जीरो है, फिर नेगेटिव हो जाती है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। और बिल्कुल सही आंसर आया मेरे पास एक का, और बिल्कुल गलत आंसर आया दूसरे का। और जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीजेस लेस देन इन प्रोपोर्शन, रीचेस अ मैक्सिमम पॉइंट एंड देन फॉल्स। ध्यान रखिएगा टोटल यूटिलिटी का पहला वाला है, और जो भी बच्चे लास्ट वाला दे रहे हैं ना, फॉल्स, जीरो, नेगेटिव, वो मार्जिनल यूटिलिटी है। ध्यान रखना क्वेश्चन में पूछा गया टोटल यूटिलिटी के बारे में, और गलती से आप मार्जिनल यूटिलिटी का आंसर मत दे देना, क्योंकि एक्साइटमेंट में लगता है ये तुमको आता है, मार्जिनल यूटिलिटी पहले गिरती है फिर जीरो होती है फिर नेगेटिव हो जाती है। तो एक्साइटमेंट में गलती मत कर देना, क्वेश्चन को 2 बार अच्छे से रीड कर लेना। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीजेस लेस इन अ प्रोपोर्शन, रीचेस मैक्सिमम एंड देन फॉल्स। ये टोटल यूटिलिटी के बारे में बात हो रही है। क्लियर, ओके।
अब बच्चों रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। सैचुरेशन पॉइंट मींस TU is rising and MU is falling, TU is falling and MU is negative, TU is maximum and MU is zero, या फिर falling MU curve। सैचुरेशन पॉइंट का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर आया पहली बार में मेरे पास। आई होप आप भी एक बार में इसको करेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, TU is maximum and MU is zero। सैचुरेशन का पॉइंट मतलब होता है मैक्सिमम जितना जा सकते हो, और मैक्सिमम जितना जा सकते हो वो TU is maximum and MU is zero। क्लियर हो गया आपको? बहुत सही। अब बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है? A straight downwards sloping indifference curve means, क्या लिखा हुआ है? A straight downward sloping indifference curve means MRS is constant, MRS is decreasing, MRS is increasing या फिर MRS is zero। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? A, B, C या फिर D। जब इंडिफरेंस कर्व एकदम स्ट्रेट गिरता है तब MRS कांस्टेंट होता है, इंक्रीजिंग होता है, डिक्रीजिंग होता है या फिर जीरो होता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी। तो मेरे पास जो आंसर आया है वो गलत आया है। इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर ए, MRS इज कांस्टेंट। इस चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी कांस्टेंट होता है तब स्ट्रेट लाइन होती है, जब डिक्रीजिंग होता है तब कॉन्वेक्स होता है, और जब इंक्रीजिंग होता है तब वो कॉनकेव होता है। और ध्यान रखना इंडिफरेंस कर्व कभी भी कॉनकेव नहीं होता, हमेशा क्या होता है? कॉन्वेक्स होता है, या फिर हद से हद स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, कभी भी वो कॉनकेव नहीं होता है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? इकोनॉमिक्स में लिखने को आप बोल सकते हो कि कॉनकेव हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में वो कभी भी कॉनकेव नहीं बना सकते, ठीक है? ये चीज क्लियर हो रही है आपको? ओके, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 14। जब भी स्ट्रेट हो रहा है तो मतलब क्या है? वो कांस्टेंट है। अब बच्चों रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। क्या दे रखा है? विच थ्योरी एज्यूम्स ऑर्डिनलिटी ऑफ यूटिलिटी? किस थ्योरी के अंदर हम ऑर्डिनल यूटिलिटी के बारे में पढ़ते हैं? ए, इंडिफरेंस कर्व थ्योरी, बी, मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी, सी, नन ऑफ दिस या फिर डी, बोथ ए एंड बी। तो किसके अंदर हम ऑर्डिनलिटी ऑफ यूटिलिटी को पढ़ते हैं? इंडिफरेंस कर्व, मार्जिनल यूटिलिटी, कहीं भी नहीं, या फिर दोनों में पढ़ते हैं? तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। मेरे पास आंसर बिल्कुल सही आ चुके हैं, आप भी इसका सही आंसर बता दो। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इंडिफरेंस कर्व थ्योरी। इंडिफरेंस कर्व थ्योरी के अंदर हम ऑर्डिनल यूटिलिटी के बारे में पढ़ते हैं, मतलब कि हम सेटिस्फेक्शन को रैंक कर सकते हैं ज्यादा या फिर कम, ठीक है? और मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर हम कार्डिनल थ्योरी पढ़ते हैं, मतलब हम यूटिलिटी को नंबर्स के अंदर मेजर कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे आज के सुपर लास्ट क्वेश्चन की तरफ। और सुपर लास्ट क्वेश्चन क्या है? हायर इंडिफरेंस कर्व मींस, क्या मतलब होता है हायर इंडिफरेंस कर्व का? ए, कंज्यूमर हैज मोर इनकम, बी, प्राइस ऑफ गुड्स हैव रिड्यूस्ड, सी, हायर यूटिलिटी लेवल या फिर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी। कि हायर इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या होता है? तो चलिए मैं अपना कमेंट सेक्शन चेक कर लेता हूं, और मेरे पास जो कमेंट आया है उससे मेरा दिल दुखा है, क्योंकि उन्होंने आंसर दिया है डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हायर यूटिलिटी लेवल। याद कर लेना, हायर इंडिफरेंस कर्व, हायर सेटिस्फेक्शन, और हायर सेटिस्फेक्शन मतलब हायर यूटिलिटी लेवल। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है? और लोअर इंडिफरेंस कर्व मींस लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, मतलब लोअर यूटिलिटी लेवल। हायर द हायर, लोअर द लोअर। ये चीज समझ में आ गई आपको? बहुत सही। तो बच्चों ये था हमारा आज का सेशन ऑन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। उसके अंदर हमने दोनों टॉपिक्स को इंक्लूड कर लिया, यूटिलिटी वाला भी कर लिया और इंडिफरेंस कर्व वाला भी कर लिया। अब मुझे लग रहा है कि आपको भी ऐसा लग रहा होगा सर क्वेश्चंस कुछ कम लगे, या फिर ऐसा लग रहा है कि कुछ टॉपिक्स छूट से गए हैं, वो आपने कवर नहीं करवाए। तो बच्चों वो आपके कवर होंगे सारे चैप्टर्स होने के बाद, जब हम मिक्स्ड एमसीक्यू करेंगे ना, उसके अंदर मैं आपसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछूंगा जो मैंने आपसे आज नहीं पूछे हैं, ठीक है? क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है? पहले मैंने आपको चैप्टर वाइज करा रहा हूं, जिससे आपका एक बेस तैयार हो जाए, आपका एक कहते हैं ना कि एक फ्लो बन जाए।
उसके बाद हम मिक्स्ड करेंगे, तब तक थोड़ा टाइम भी हो जाएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और जब आप मिक्स्ड केस स्टडीज करेंगे तो दिमाग हमारा ज्यादा चलेगा। ठीक है, तो इसलिए अभी चैप्टर वाइज चलेंगे, उसमें थोड़े थोड़े क्वेश्चन करेंगे, 15-20 जितने भी हमारे साथ आराम से हो सकते हैं, क्योंकि मैं वीडियो की लेंथ ज्यादा लंबी नहीं करना चाहता अभी हाल फिलहाल, क्योंकि अभी आपका पढ़ने का उतना मूड करता नहीं है। ठीक है, सितंबर में, अक्टूबर में आपका मूड बहुत करेगा, तब मैं बढ़ाऊंगा बड़ी बड़ी वीडियोस, फिर हम करेंगे कम से कम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, और हम बाल की खाल निकालेंगे, एकदम डीप पॉइंट में जाके हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। हल्की सी भी हम हल्का सा भी लूप होल नहीं छोड़ेंगे कि हमारी प्रिपरेशन में कुछ भी कमी रह जाए, बिकॉज हमारा एम हमेशा से ही रहता है कि हम फुल ऑन फुल मार्क्स लेकर आए। ये हमारा 40 नंबर का पेपर होगा, तो हम हमारा जो टर्म 1 का एम है वो 40 ऑन 40 ही होना चाहिए। उसके लिए हम करेंगे बहुत सारी मेहनत, मैं भी मेहनत करूंगा, आप भी मेहनत करने के लिए रेडी रहे, और टिल देन पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए, बेवजह घर से बाहर मत निकलिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।